सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस समय चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो लंदन में हुआ था, उसका कल प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे, जिसमें आप सभी ने बहुत स्नेह प्रेम के साथ उस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बात किया था। लेकिन सम्मानित साथियों, इस बात को गौर कीजिएगा कि यदि आप अधूरा स्पीच बाबा साहब का सुनेंगे और बचा हुआ जो शेष भाग है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब का ये स्पीच का, जो कि हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं, यदि आप इसे नहीं सुनेंगे तो संभवतः जो निष्कर्ष है उससे आप वंचित रह जाएंगे। ऐसे में आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कल की भांति बेहतरीन तरीके से पूरा बात कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। एक बार पुनः हम याद दिला दें कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में भी एक नया प्रयोग यहाँ पर जो कि कल से शुरुआत किया गया है, और ये जानने का कि कौन से साथी ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अर्थात इस वीडियो को अंत तक बात करते हैं। तो इसमें पूछा जाता है एक ऐसा प्रश्न जो इसी स्पीच से रिलेटेड होता है। अंत में उस प्रश्न को पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जिसमें हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या कुछ कहा। और हम आपको बता दें, इसी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के द्वारा कही गई बातों की बदौलत दलितों का और अस्पृश्यों का जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन आया। हम सभी का ये परम दायित्व बनता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन से परिचित हों, बाबा साहब के आंदोलन से परिचित हों, और उसका ये बेहतर तरीका है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय, जब तक इस देश में अंग्रेज सरकार हमारे हाथ में सत्ता आना संभव नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से सेकेंड भाग, जो कि पेज नंबर 232 से 236 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इसमें बाबा साहब स्पीच देते हुए 20 नवंबर 1930 को क्या कुछ कहते हैं, हम सीधे लेकर चलते हैं स्पीच की तरफ। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं एक और बात का विवेचन करना चाहता हूं। हमें बार बार ये बताया जाता है कि दलित वर्ग का मसला असल में सामाजिक मसला है और उसे हल करने का उपाय राजनीति से अलग है। हम इस विचार का पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि दलित वर्ग का जो मसला है, इस बारे में हमारी पक्की राय है कि जब तक दलित वर्ग के हाथ में राज्य शासन के सूत्र नहीं आएंगे, तब तक उनके प्रश्नों का निराकरण होना कभी भी संभव नहीं है। अपितु अर्थात दलितों का प्रश्न राजनीतिक हो तो उसे हल भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं इस समस्या को राजनीतिक मुद्दा मानकर प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं, राजनीतिक समस्या के तौर पर ही उस पर विचार होना चाहिए। जिन लोगों की हम पर भयावह आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हुकूमत है, उन्हीं लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इसका हमें एहसास है। असल में स्वराज्य शब्द के साथ हमारे मन में वे सारी यादें मंडराती हैं जब हम अन्याय अत्याचार के शिकार हुए थे, हमारा दमन हुआ था, और हमारे मन में डर पैदा होता है कि भावी स्वराज्य में उसकी पुनरावृत्ति होगी। इसके बावजूद हमें लगता है कि आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे देश बंधुओं के साथ हमें भी राज्य की सत्ता में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस गंभीर और अनिवार्य जोखिम को उठाने के लिए हम तैयार हैं, बल्कि ऐसा जोखिम उठाने का साहस हम कर रहे हैं। हालांकि इसे हम एक ही शर्त पर मंजूरी दे सकते हैं कि हमारी समस्या केवल समय की मर्जी पर न छोड़ी जाए। बदलते समय के अनुसार कुछ चमत्कार हो जाएंगे, इस भोली आस के सहारे हमने सदियों इंतजार में गुजारे हैं, सालों से इंतजार में हम बैठे हुए हैं। आज मुझे इसी बात से डर लगता है। प्रातिनिधिक
सरकार को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हर कदम पर हमें दरकिनार किया है। राज्य की सरकार में हमारा भी हिस्सा है, ये विचार किसी के मन में आया ही नहीं है। आज मैं अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर देकर बोल रहा हूँ कि इसके बाद कोई हमारी सहनशीलता को आजमाए नहीं। सभी राजनीतिक प्रश्नों के साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में आगामी अस्थिर राज्यकर्ताओं के भरोसे उनकी सहानुभूति और दया के सहारे नहीं छोड़ देना चाहिए। दलित वर्ग इस बात पर इतना जोर क्यों देता है, इसका कारण साफ है। हमारे इस आग्रह के पीछे के कारणों का विश्लेषण भी साफ है। एक व्यवहारिक सत्य सब जानते हैं कि स्वामित्व विहीन व्यक्ति की तुलना में स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होता है। साथ में ये भी कहीं दिखाई नहीं देता कि स्वामित्व विहीन के लिए स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति अपना स्वामित्व छोड़ दे। इसीलिए हमारी सामाजिक समस्या आगे चलकर हमारे हित साध्य होने से हल होगी, ऐसी आशा हम कर नहीं सकते। आज इस सवाल को सर्वसहमति से हल किए बगैर यदि हम उनके हाथों में सहजता से सत्ता को जाने देते हैं तो आज जिन्हें हम सत्ता में लाने के लिए मदद करेंगे, कल उन्हीं को सत्ता से नीचे खींचने के लिए हमें एक बार फिर विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। हमारे इस अतिरिक्त संदेह के लिए अगर कोई हमें दोष देना चाहे तो बेशक दे सकता है, क्योंकि प्रचंड विश्वास के कारण हामी भरकर ध्वस्त होने की तुलना में धिक्कारा जाना बेहतर होगा। इसलिए कहता हूं कि हमारे मसलों को हल करने के लिए सत्ता में हमारी भी भागीदारी, हमारा भी हक होना चाहिए। यही एक न्याय और सही मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। शासकीय प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था करना ही सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। इस सत्ता को अनियंत्रित तरीके से केवल अपने ही हाथों में लेने के लिए जो लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मर्जी पर इस मसले को छोड़ देने से इसका हल नहीं निकलने वाला। राज्य की व्यवस्था में दलित वर्ग की सुरक्षा और सुरक्षितता के हेतु उन्हें किस तरह के समझौते सलाह की उम्मीद है, वह सही समय पर मैं इस परिषद के आगे रखने वाला हूं। हमें उत्तरदायित्व निभाने वाली सरकार की ज़रूरत है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि व्यवस्था में केवल हमारे मालिक बदले, हमारी सुपुर्दगी एक के चंगुल से छूटकर दूसरे के चंगुल में न हो। इतना ही मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शासक वर्ग जिम्मेदार हो तो ये ज़रूरी है कि विधिमंडल पूरी तरह से और सच्चे मायने में प्रातिनिधिक यानी कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी सत्ता शासन होना चाहिए। यही आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस तरह साफ गोई से मुझे बोलना पड़ रहा है, इस बात का मुझे दुख है। खुलकर बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के समक्ष, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष ये बातें रखी हैं। भारत से गए हुए सभी समुदायों के लोग वहाँ मौजूद हैं, सभी समुदायों के नेता वहाँ मौजूद हैं। सभी के समक्ष बाबा साहब इस तरह से स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। तो बाद में ये बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह से मुझे साफ गोई से मुझे बोलना पड़ रहा है, इस बात का मुझे दुख है। लेकिन इसके अलावा मुझे तो और कोई पर्याय नज़र नहीं आ रहा है। दलितों का कोई दोस्त नहीं है। आज की सरकार ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज तक कई बहाने बनाकर उनसे अपना काम निकलवाया है। एक बार पुनः फिर अंग्रेज़ों के समक्ष अंग्रेज़ों को ही उनकी शासन सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहब ने हिंदुओं ने भी अपनी ज़रूरत से उन्हें पास लिया है, तब भी अंतिमतः उन्हें दूर करने के लिए ही लिया। और स्पष्टता से अगर कहना हो तो हिंदू अपने अधिकारों से पूरी तरह से वंचित रखना चाहते हैं, अपने विशेष अधिकारों में कोई हिस्सेदार ना हो। इसलिए मुसलमान भी उनका अलग अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यानी सरकार द्वारा दुर्बल बनाया, हिंदुओं के दमन का शिकार और मुसलमानों से अवमानित किया गया वर्ग है ये। मुझे यकीन है कि और कहीं भी ऐसा वर्ग नहीं होगा दुनिया में जिसकी इतनी असहाय और असहनीय स्थिति हो गई हो। और इसीलिए मुझे आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना पड़ रहा है। जिस अगले सवाल पर बातचीत होनी है उसके बारे में कहना हो तो बड़े खेद के साथ मुझे ये कहना है कि परिषद के सामान्य विषयों के साथ बेकार में ही इस विषय को जोड़ दिया गया है।
ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि अलग सत्र में ही अल्पसंख्यकों से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में सोचा जाना चाहिए। करने भर से इस सवाल का हल निकलना संभव नहीं है। ये प्रश्न दलितों की छुटपुट जिक्र दृष्टि से भी अहम होने के कारण महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के नाते हमें केंद्र सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए और प्रांत के बहुसंख्यकों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाए। एक भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में मुझे निश्चित रूप से आस्था है और इसे बढ़ावा मिले ऐसा मैं चाहता हूं, और इसीलिए केंद्रीय प्रशासन पद्धति में मेरा विश्वास है। इस व्यवस्था को विघटित करने या उसमें दरारें पैदा करने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर जाता है। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में भारतीय राष्ट्र की छवि बनाने की अपार क्षमता है। एक केंद्रीय शासन पद्धति का एकीकरण ही भारत में एक राष्ट्र का भाव पनपा है। केंद्रीय शासन पद्धति के कारण ही भारत में एक राष्ट्र का भाव पनपा है, लेकिन अभी वह पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंची है। इसलिए आज की राष्ट्र निर्मित प्राथमिक स्थिति में इस एक केंद्रीय शासन पद्धति को हटाना मुझे अमान्य है, क्योंकि भारत अभी भी पूरी तरह एक संघ राष्ट्र नहीं बना है। तथा जिस तरह से इस सवाल को पेश किया गया है उसे गौर से देखें तो ये केवल किताबी सवाल महसूस होता है। इसीलिए प्रांत की सरकारें अगर केंद्रीय सरकार के साथ विसंगत नहीं चलने वाली हों तो संघ शासन पद्धति के बारे में भी सोचने के लिए मैं तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी तरफ से जो कुछ भी मैं कहना चाहता था वह सब मैंने आपके सामने रखा है। आज एक भारतीय के नाते हमें किन स्थितियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, इस बारे में 2 शब्द कहने की इजाज़त मिले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक बार पुनः बाबा साहब ने अतिरिक्त समय मांग लिया गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। हमें सीखने का कितना सुंदर अवसर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से मिल रहा है। किस तरह से पूरी बातें कहने के बाद और जो अतिरिक्त बातें हैं और ज़रूरी बातें हैं उनके लिए समय मांग लेना, ये तरीका अगर सीखना हो तो बाबा साहब से सीखा जा सकता है। बाबा साहब कहते हैं इस बारे में 2 शब्द कहने की इजाज़त मिले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय आंदोलन का मूक प्रेक्षक न होने पर भी अब तक इस विषय पर जो गंभीर राय सामने रखी गई है उनके बारे में मैं अलग से भाष्य नहीं करना चाहता। हमारी समस्या का हल निकलने के दृष्टिकोण से क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं अथवा नहीं, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। इन उपायों का स्वरूप क्या हो ये तय करना अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन स्थितियों से राह निकालने के लिए सुलह का रास्ता अपनाना है या दमन का, इसका निर्णय उन्हें करना होगा। क्योंकि निर्णय भले कोई भी हो, अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। आप में से जिनका बल प्रयोग में विश्वास है उन्हें राजनीतिक दर्शन के एक महान शिक्षक एडमंड बर्ग के एक चिरस्मरणीय वाक्य की याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि अमेरिका के उपनिवेश की समस्याओं के बारे में विचार कर उन्होंने अंग्रेजों के राष्ट्र को उद्देश्य कर कहा कि बल का प्रयोग अर्थात उपयोग कर केवल क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए उसके सहारे सत्ता चलाई जा सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा अपने अधीन रखने के बल का प्रयोग करने की आवश्यकता बढ़ाने के लिए दूर नहीं कर सकते हैं। जिस राष्ट्र को अपने शासन में रखना हो उस पर इस प्रकार शासन नहीं किया जा सकता। मेरी दूसरी आपत्ति है बल की परिणामकारिता की अनिश्चितता के संदर्भ में। बल के प्रयोग से हमेशा दहशत कायम रहेगी ऐसा नहीं है, और सुसज्ज सेना का मतलब विजय नहीं होता। आपको अगर सफलता नहीं मिली तो फिर कोई भी मार्ग नहीं बचता। बातचीत से हल न निकले तो बल का ही प्रयोग करना पड़ता है। बल के प्रयोग से हर बार दहशत पैदा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बल का प्रयोग भी अगर असफल रहे तो बातचीत में कुछ उम्मीद नहीं बचती। दया के बदले कभी सत्ता और अधिकार पाए जा सकते हैं, लेकिन शक्तिपात और हारी हुई हिंसा को भीख के तौर पर सत्ता और अधिकार की मांग नहीं की जा सकती। बल के इस्तेमाल के मेरे विरोध की अगली वजह है कि जी तोड़ कोशिश कर आप जो कमाएंगे उसे ही हानि पहुंचाएंगे। आप जो पाते हैं वह उसके मूल रूप में नहीं पाते। आपको जो मिलता है उसका पहले ही अवमूल्यन हुआ होता है, वह मटिया मेल हुआ होता है, वह उजाड़ और उसका सर्वनाश हुआ होता है। इस यथार्थ को आपने नज़रअंदाज किया और महान अमेरिका खंड आपके हाथ से निकल गया। आपने उसकी सुध ली, तभी बाकी बचे राज्य आपके नियंत्रण में हैं। बाबा साहब ने एक तरह से एहसास करा दिया अंग्रेजों को कि यदि आपने भारत में बल प्रयोग किया तो क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दिया अमेरिका का।
हम में से जो लोग सुलह की बात को मानते हैं उन्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। यहाँ के प्रतिनिधियों को शायद ऐसा लगता है कि स्वसत्ता वाले राज्यों के स्तर के बारे में होने वाली ये लड़ाई निर्णायक साबित होगी और उसी पर अंतिम निर्णय निर्भर होगा। लेकिन इतने बड़े सवाल को तार्किक सूत्रों में बांधने की कोशिश करने जैसी कोई बड़ी गलती नहीं होगी। तर्क विज्ञान से मेरा बैर नहीं है, लेकिन यहाँ के विद्वान अपने पूर्व अनुमान ज्ञान से चुने, यही मेरा कहना है। वरना जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता ऐसे संकट आन खड़े होंगे। मेरा उनके लिए यही संकेत है। डॉक्टर जॉनसन ने जिस तरह बर्कले के सारे विरोधाभासों को कुचल दिया, उसी तरह तर्क के बल पर हार होने के बाद आप हार मान लेते हो या फिर से तर्क करते ही उस राय को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। ये पूरी तरह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। एक बात शायद कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया है, वह यह कि देश की फिलहाल मानसिकता और प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुसंख्यक लोगों को जो अस्वीकार है, ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर काम की नहीं हो पाती। आप चयन करें और हम उसको चुपचाप स्वीकार करें। ये व्यवस्था कब के खत्म हो चुकी है, वह कभी भी लौट कर नहीं आने वाली है। इसीलिए संविधान लागू हो, ऐसी अगर हमारी इच्छा हो तो नया संविधान तय करते वक्त नए संविधान को तर्क के आधार के बजाय लोक सम्मति, लोक सहमत की कसौटी पर कसना चाहिए। यही सही होगा। बाबा साहब ने यहाँ पर आने वाले समय में कैसा भारत का संविधान हो, एक बड़ा यहाँ पर एक तरह से बड़ा विचार दे दिया उन्होंने कि किस तरह का भारतीय संविधान बने। यहाँ पर निश्चित रूप से ये एहसास करा दिया बाबा साहब ने। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के दिए गए स्पीच के साथ यहाँ समाप्त होता है। लेकिन साथियों, मैंने कहा था वीडियो के प्रारंभ में कि हम एक प्रश्न पूछेंगे। तो बाबा साहब यहाँ जो समस्या रख रहे हैं दलितों और अस्पृश्यों की, यानी कि जो अस्पृश्यता का निवारण है, चाहे जातिवाद का मामला हो, जो शोषण अत्याचार का मामला है भारत में दलितों पर, जो उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया गया, नीच घोषित कर दिया गया इस एक विशेष वर्ग के द्वारा, यूं कहें कि हिंदुओं के द्वारा। तो ये जो समस्या है इसको बाबा साहब ने किस रूप में प्रस्तुत किया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। हम इशारा भी कर रहे हैं आंसर के लिए। क्या बाबा साहब ने इन सारी समस्याओं को, दलितों की समस्याओं को, अस्पृश्यों की समस्याओं को सामाजिक रूप में प्रस्तुत किया या उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया और राजनीतिक हल की बात की? राजनीतिक हल या सामाजिक हल, यही दो में से एक आंसर होगा और जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसे हम निश्चित रूप से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है और इसका निष्कर्ष भी आपने लिया है। और निश्चित रूप से हम गौरवान्वित भी होंगे ये जान कर कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया है। इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जब आपका आंसर मिलेगा वहाँ पर भी हम निश्चित रूप से साधुवाद व्यक्त करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिस पर कार्य निर्माणाधीन है। यहाँ पर बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में वैचारिकी सेंटर के रूप में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में। इस तरह का वैचारिकी सेंटर जो भवन आप देख रहे हैं ये प्रतिकृति है, कुछ ऐसा ही बनकर तैयार होगा। बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा हाल बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और पूरे देश में शोषण अत्याचार जो दलितों अस्पृश्यों पर होता रहा है, उसके लिए एक कारगर रणनीति बनाए। ऐसा ही ये वैचारिकी सेंटर होगा और ये निर्माणाधीन है, लेकिन इसमें हम आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर का निर्माण जल्द से जल्द हो तो निश्चित रूप से आपका दिए हुए अकाउंट पर आपको धमदान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, समाप्त करने से पहले आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लाए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार, आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। लेकिन एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके मोबाइल में, उन सभी पर एवं व्यक्तिगत भी भेजने का कष्ट करेंगे ताकि आम जनमानस इस महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से महत्वपूर्ण बाबा साहब के स्पीच से परिचित हो सके, डॉक्टर अंबेडकर मिशन से परिचित हो सके, बाबा साहब के आंदोलन से परिचित हो सके। इसी के साथ हम पुनः
आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए ये निवेदन है कि चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।